नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, ये डेली हम लोगों की हिंदी की क्लास होती है जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए निर्धारित की गई है। यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए सिलेक्शन बैच की घोषणा की गई थी आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे, जिसकी आज 5वीं क्लास है। दिवाली का त्यौहार, दिवाली का पर्व जो कि दीपों के उत्सव का पर्व माना जाता है, उसे आप लोग अच्छे से मनाए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने पढ़ाई को भी एक नई ऊर्जा के रूप में निश्चित किए होंगे, निर्धारित किए होंगे कि इस वर्ष अब जो आने वाला हमारा 2021 है, इसमें हमें हर हाल में किसी भी तरह से बिना किसी हीला हवाई के साथ 2021 में हमें सरकारी नौकरी प्राप्त कर ही लेना है, ऐसा आप लोग दृढ़ निश्चय किए होंगे। साथियों, ये हम लोगों की हिंदी की क्लास होती है जिसमें हम लोग हिंदी भाषा के विकास की जैसे चैप्टर की बात हम लोग कर रहे थे। हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। लगभग ये चैप्टर हिंदी भाषा का विकास जो है लगभग समाप्त हो गया है, लेकिन उसके बाद भी मैं देख रहा था कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि छूटी हुई हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो इसलिए मैं सोचा कि एक लगभग छोटी सी क्लास में, जो कि 30 से 40 मिनट की क्लास होगी, उस क्लास में हम लोग जो छूटी हुई चीज़ें हैं हिंदी भाषा के विकास जैसे चैप्टर में, उसे हम लोग इसे पूरा कर लेते हैं, जिससे कि चैप्टर हम लोगों का पूरी तरीके से कंप्लीट रहे। कहीं से ये न रहे कि कोई भी चीज़ें छूटी हुई हैं और एग्ज़ाम में आ गई, हम लोग पढ़े नहीं हैं। तो इसी वजह से आज ये क्लास मैंने रखा और उसके बाद कल की क्लास में हम लोग व्याकरण की शुरुआत कर देंगे। तो साथी आइए हम लोग हिंदी भाषा के विकास से संबंधित कुछ चीज़ें छूटी हुई थी, जैसे कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, हिंदी का उपयोग किया जाता है। तो उसी संबंध में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे हिंदी क्षेत्र या हिंदी संघ की भाषाएं कौन कौन सी हैं, जनपदीय भाषाएं भी कह सकते हैं। तो हिंदी क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी क्षेत्र या तो फिर हिंदी संघ की भाषा, हिंदी संघ की भाषाएं, या इसे हम लोग जनपदीय भाषाएं भी कह सकते हैं। कौन सी भाषाएं? जनपदीय भाषाएं। साथियों, इसे हम लोग कई भागों में बांटे हैं, जिसमें जैसे अगर हम लोग जनपदीय भाषा की बात करें तो इसे हम लोग सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा निकली हुई है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं निकली हुई हैं और कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मगधी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा निकली हुई है, कौन कौन सी भाषा उद्धृत हुई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों, हम लोग पहले शुरुआत करेंगे कि हमारी जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है: सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मगधी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश, कौन सी? सौरसेनी। सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश से उद्धृत भाषा। अर्धमागधी अपभ्रंश से उद्धृत और मगधी अपभ्रंश से उद्धृत। मगधी
अपभ्रंश से उद्धृत। इसे हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। तो साथियों, अगर हम लोग बात करें तो सौरसेनी अपभ्रंश में भी 3 भाग होंगे। हिंदी वर्ग की भाषा होगी, एक राजस्थानी वर्ग की कौन कौन सी भाषा है, और अगली पहाड़ी वर्ग की कौन कौन सी भाषा है। तो इसमें हम लोग 3 भाग पढ़ेंगे, हिंदी वर्ग, राजस्थानी वर्ग, साथ ही साथ यहाँ हम लोग हिंदी वर्ग पढ़ेंगे, राजस्थानी वर्ग और इसके बाद पहाड़ी वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है। तो साथियों, अगर हम लोग हिंदी वर्ग की बात करें तो हिंदी वर्ग के अंतर्गत खड़ी बोली आएगी, जिसे हम लोग कौरवी भी कहते हैं। हिंदी वर्ग के अंतर्गत खड़ी बोली आएगी पहले नंबर पे, जिसे हम लोग कौरवी भी कहते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे खड़ी बोली, या तो फिर इसे हम लोग कौरवी भाषा भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर हमारी भाषा आएगी ब्रज भाषा। दूसरे नंबर पे ब्रज भाषा आएगी। अगर साथियों यही हम लोग तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे हरियाणवी आएगी, हरियाणवी भाषा आएगी। और साथ ही साथ अगर चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे बुंदेली आएगी। और 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पे कन्नौजी आएगी। भाषा के क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। भाषा के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन सी भाषा के कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा उद्धृत हुई, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश के को भी हम लोग 3 भागों में बांटे। पहला हम लोगों का हिंदी वर्ग कौन सा है, हिंदी भाषा प्योर हिंदी कौन कौन सी, मतलब हिंदी भाषा कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है। राजस्थानी सौरसेनी भी राजस्थानी भी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है। तो राजस्थानी वर्ग कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है उसको हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ पहाड़ी वर्ग की कौन कौन सी भाषा है उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग हिंदी वर्ग में पढ़े कि खड़ी बोली आती है, जिसे कौरवी भी कहते हैं, ब्रज भाषा भी आती है, हरियाणवी भी आती है, बुंदेली भी आती है, और साथ ही साथ कन्नौजी भी आती है। राजस्थानी की अगर बात करें तो राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी आती है, मेवाती आती है, जयपुरी और मालवी। मारवाड़ी के बाद मेवाती, तीसरा आता है जयपुरी जो जयपुर में बोली जाती है, और चौथे नंबर पे आती है मालवी। ये 4 भाषाएं राजस्थानी वर्ग के अंतर्गत आती हैं जो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई हैं। और पहाड़ी वर्ग के अंतर्गत की बात करें तो पहाड़ी वर्ग में पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आती है। कौन सी? पश्चिमी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी दूसरा आता है इसी के अंतर्गत मध्यवर्ती पहाड़ी, जैसे गढ़वाल कुमाऊं में जो बोली जाती है, मध्यवर्ती पहाड़ी। जो कि गढ़वाल में और कुमाऊं में, कहाँ? कुमाऊनी में। और अगली जो होती है वो होती है पूर्वी पहाड़ी, अर्थात नेपाल की तरफ बोली जाती है। पूर्वी पहाड़ी जिसे नेपाली भी कहते हैं, नेपाली भाषा।
ठीक साथियों, ये सौरसेनी से उद्धृत 3 वर्ग की भाषाएं हैं जो लगभग कुल 14 हैं। ठीक, अब अगली हम लोग बात करेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा निकली हुई है। तो अर्धमागधी के अंतर्गत भी 3 चीज़ें हैं, जिसमें पूर्वी हिंदी की बात करेंगे। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी की हम लोग बात करेंगे। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें भी 3 क्षेत्र, एक अवधी होगी, एक बघेली और एक छत्तीसगढ़ी। इसके अंतर्गत भी 3 हैं, अवधी, बघेली, तीसरा छत्तीसगढ़ी। ठीक, ये 3 भाषाएं हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और अगर हम लोग बात करें कि मगधी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा उद्धृत है, तो मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें बिहारी वर्ग आता है, मतलब बिहार के क्षेत्र की जो भाषाएं होंगी, बिहारी वर्ग से संबंधित जो भाषाएं होंगी वो मगधी अपभ्रंश से जुड़ी हुई होंगी। ठीक, मगधी अपभ्रंश से संबंधित होंगी। तो बिहारी वर्ग के अंतर्गत आती है मगही, भोजपुरी और मैथिली, ये बिहारी के अंतर्गत आती है। मगही हो गई। और अगर बात करें तो अगली भाषा है भोजपुरी, और मैथिली। ये तीनों भाषाएं बिहार क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषाएं हैं। ठीक, बिहारी से संबंधित है। साथियों, हम लोग हिंदी क्षेत्र की बात कर रहे हैं या हिंदी संघ की या जनपदीय भाषाएं हम लोग बात कर रहे हैं, जिसे 3 वर्गों में बांटा गया। जो एक सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई भाषाएं हैं उसे हम लोग पढ़े, अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं निकली हुई हैं उसे हम लोग पढ़ने का काम किए। साथ ही साथ मगधी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं निकली उसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग तो सौरसेनी अपभ्रंश में को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला है हिंदी वर्ग, दूसरा राजस्थानी वर्ग और तीसरा पहाड़ी वर्ग। तो साथियों, अगर हिंदी वर्ग की बात करें तो हिंदी वर्ग में भी 3-5 प्रकार की भाषाएं हुई। पहली खड़ी बोली जिसे करवी भी कहते हैं, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा हरियाणवी, चौथा बुंदेली जो बुंदेल क्षेत्र में बोली जाती है, 5वां कन्नौजी जो कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है। अगला वर्ग जो राजस्थानी वर्ग है, इसके अंतर्गत भी 4 भाषाएं आई। पहला हुई जो मारवाड़ी के अंतर्गत, दूसरा मेवाती, तीसरा जयपुरी भाषा और चौथी मालवी। ठीक, जो मालवा क्षेत्रों में बोली जाती है। पहाड़ी वर्ग के अंतर्गत अगर बात करें तो पहाड़ी वर्ग के अंतर्गत भी 3 भाषाएं हुई। पश्चिमी पहाड़ी में बोली जाने वाली भाषा जो है वो मध्यवर्ती पहाड़ी में जो बोली जाने वाली भाषा है उसकी बात, और साथ ही साथ तीसरी है पूर्वी पहाड़ी में जो बोली जाती है, अर्थात नेपाल के क्षेत्रों में। ठीक, अब साथ ही साथ अर्धमागधी अपभ्रंश से भाषा निकली, उसे पूर्वी हिंदी के रूप में जाना गया। पूर्वी हिंदी को भी 3 भागों में बांटा गया, जो एक अवधी हुई जो अवध क्षेत्रों में बोली जाती है, दूसरा हुई बघेली जो बघेली क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे रीवा वगैरह के आसपास, रीवा सतना से संबंधित जुड़ी हुई भाषाएं, और तीसरी जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। उसके बाद मगधी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा निकली उसे बिहारी वर्ग में रखा गया। बिहारी वर्ग को भी 3 भागों में बांटा गया, एक मगही, दूसरा भोजपुरी और तीसरा मैथिली के अंतर्गत। मगही के अंतर्गत बिहार की सभी भाषाएं जैसे गया हो गया, पटना हुआ, राजगीर, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, जमुई, औरंगाबाद इत्यादि जैसे क्षेत्र ये मगही के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही साथ अगर मैथिली के अंतर्गत बात किया जाए तो मैथिली में भी बिहार आता है, झारखंड आता है। बिहार के अंतर्गत वही दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी वगैरह के क्षेत्र, समस्तीपुर, मुंगेर वगैरह के क्षेत्र जो होते हैं ये सब मैथिली बोली के अंतर्गत आते हैं। ठीक साथियों, और अगर हम लोग अवधी के अंतर्गत बात करें तो अवधी के अंतर्गत हमारा उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव वगैरह के क्षेत्र जो होते हैं, साथ ही साथ हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, जौनपुर,
प्रतापगढ़, कौशाम्बी का कुछ क्षेत्र, गोंडा, बहराइच, बस्ती, श्रावस्ती, मिर्ज़ापुर और कानपुर के क्षेत्र, ये सब अवधी भाषा के क्षेत्र हैं। ठीक। और अगर अवधी भाषा के कुछ मुख्य कवियों की बात किया जाए तो तुलसीदास जी हो गए, तुलसीदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, उस्मान वगैरह, ये सब जो हैं अवधी भाषा के कुछ खास कवि हैं। अगर साथियों बघेली की बात करें हम लोग, तो बघेली को हम लोग रिमही या रिवई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीवा क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए रिमही या रिवई, रिमही या रिवई भी हम लोग कहते हैं। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में ये बघेली जो है मध्य प्रदेश में ज़्यादा बोली जाती है। साथ ही साथ हाँ, मध्य प्रदेश में ज़्यादा, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हो गए जैसे रीवा हुआ, सतना हुआ, सीधी हो गया, उमरिया हो गया, शहडोल, अनूपपुर इत्यादि क्षेत्र जो हैं ये बघेली भाषा के क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ की बात किया जाए, छत्तीसगढ़ी भाषा तो यह छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर बोली जाती है, खास तौर पे रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग हो गया, रायगढ़ हो गया इत्यादि शहर जो होते हैं ये सब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक साथियों, ये सब जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ ये जो हमारी खड़ी बोली है, खड़ी बोली को हम लोग करवी भी कहते हैं। ठीक। खड़ी बोली की बात करें तो यह देहरादून, सहारनपुर, खड़ी बोली की अगर बात करें तो खड़ी बोली हमारी देहरादून में बोली जाती है, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में, मेरठ, मुरादाबाद, हापुड़, शामली, बिजनौर, रामपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अमरोहा इत्यादि में खड़ी बोली का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। अगर हम लोग ब्रजभाषा की बात किया जाए तो ब्रजभाषा को खासतौर पे मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, हाथरस, फिरोजाबाद, बदायूं, अलीगढ़, धौलपुर इत्यादि शहरों में हम लोग ब्रजभाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक साथियों, और इसी तरीके से अगर हरियाणवी को देखा जाए तो इसे भी दो भागों में, एक उत्तरी हरियाणवी हुआ और दूसरा दक्षिणी हरियाणवी, इसे भी दो भागों में बांटा गया। ठीक साथियों, तो ये हम लोग हिंदी भाषा के कौन कौन से क्षेत्र हैं इसे हम लोग पढ़े। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को बताया भी कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। अब साथियों इसी में एक चीज़ छूटा हुआ था जिसकी अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित कुछ धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएं हैं, उसे भी हम लोग जानने का प्रयास कर लेते हैं। इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है। बाद में पश्चाताप के सिवाय कुछ आप लोगों को बचेगा नहीं। पूरी मेहनत और ऊर्जा के साथ आप लोगों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है यहाँ। हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रभाषा आंदोलन में अर्थात हिंदी आंदोलन से संबंधित धार्मिक एवं सामाजिक कुछ संस्थान। कुछ धार्मिक संस्थान की बात करेंगे हम लोग। हिंदी भाषा आंदोलन के कुछ धार्मिक संस्थान। अगर साथियों हम लोग बात करें तो पहला होता है ब्रह्म समाज। पहला एक संस्था होती है जिसे ब्रह्म समाज के नाम से अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी स्थापना 1828 में। यहाँ पे हम लोग मुख्यालय बात करेंगे और इस समाज की स्थापना कब हुई, ठीक। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे इसके संस्थापक भी कौन हैं।
ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के संस्थापक कौन है, मुख्यालय कहाँ है, साथ ही साथ स्थापना कब की गई। तो साथियों, अगर हम लोग ब्रह्म समाज की बात करें तो इसका मुख्यालय कलकत्ता में है और 1828 में इसकी स्थापना की गई। लाला इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगली बात करें साथियों तो प्रार्थना समाज है। अगला समाज प्रार्थना समाज है। प्रार्थना समाज, जिसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय बम्बई में है। 1867 में इसकी स्थापना की गई। और अगर इसके संस्थापक की बात करें तो आत्मारंग पांडुरंग इसके संस्थापक थे। आत्मारंग पांडुरंग, आत्मारंग पांडुरंग इसके संस्थापक रहे। अगली आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज, इसकी अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका भी मुख्यालय बम्बई में है। इसकी स्थापना 1875 में की गई। और अगर बात करें तो इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। अगला समाज है थियोसोफिकल सोसाइटी। मिस्टेक साला हो जाता है। थियोसोफिकल, थियोसोफिकल की बात करें, थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी की बात करें तो इसका मुख्यालय मद्रास में है। इसका मुख्यालय मद्रास में है। इसकी भी स्थापना 1875 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई। एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। साथ ही साथ साथियों, अगला समाज है हमारा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की बात करें तो इनके समाज के इनके संस्थान का मुख्यालय बेलूर में है। कहाँ? बेलूर में। और अगर बात करें तो इनके समाज की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। ठीक साथियों, अगली बात आई सनातन धर्म की। तो सनातन धर्म की मुख्यालय वाराणसी में है। सनातन धर्म, मुख्यालय वाराणसी में। इनके संस्थान की स्थापना 1895 में की गई पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। 1895 ईस्वी में पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। पंडित दीनदयाल
शर्मा के द्वारा सनातन धर्म की स्थापना की गई। कुछ मुख्य राष्ट्रभाषा आंदोलन या हिंदी आंदोलन से संबंधित जो धार्मिक या सामाजिक संस्थाएं हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहला हमारा समाज है जो ब्रह्म समाज की संस्था है। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है और ब्रह्म समाज की अगर स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना वर्ष 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। सिंपल सी भाषा है। बस एक दो बार आप लोग रिवीजन करिएगा भाई, एक दो बार तो हम लोग यहीं बोर्ड पे ही पढ़ेंगे। 30 से 40% बोर्ड पे हम लोग याद कर लेंगे चीज़ों को। उसके बाद अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा पर डे रिविज़न करेंगे, 4-5 सही हैं जो मुख्यतः आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, 4-5 सेलेक्ट किए गए हैं जो मुख्यतः आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अगला हमारा संस्थान है जो प्रार्थना समाज है, जिसका मुख्यालय बम्बई में है। अगर इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो इसका स्थापना वर्ष 1867 ईस्वी में आत्मा रंग पंडू रंग के द्वारा किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आत्मा रंग पंडूराम के द्वारा किया गया। साथियों, अगर अगली बात करें तो अगली बात आती है आर्य समाज की। आर्य समाज की जो बात होती है तो इसके मुख्यालय की भी बात करें तो इसका भी मुख्यालय बम्बई में है। साथ ही साथ अगर इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो इसका स्थापना 1867 में किया गया, 1875 में किया गया स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना बम्बई में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो इसका मुख्यालय मद्रास में है। इसकी भी स्थापना 1875 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। अगली बात करें तो रामकृष्ण मिशन की एक संस्थान है जिसका जो है मुख्यालय वेलूर में है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वेलूर में है। इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। अगला हमारा संस्थान है सनातन धर्म से संबंधित। इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वाराणसी में है और इसका स्थापना 1895 ईस्वी में पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा किया गया। 1895 ईस्वी में पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा वाराणसी में सनातन धर्म के संस्थान की स्थापना की गई। ये साथियों हम लोग कुछ हिंदी में छूटा हुआ हिंदी भाषा के विकास की बात कर रहे थे, तो कुछ चीज़ें छूटी हुई थी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थी, उसे पढ़ना जरूरी था। आज से हम लोगों का हिंदी भाषा का विकास समाप्त हुआ। अब हम लोग अगली क्लास में अपने कल की जो क्लास होगी उसमें व्याकरण की बात करेंगे। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को हम लोग ओवर करते हैं। आप लोग सारी क्लास को देखा करिए, सभी क्लासों को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, तभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। आप लोगों को इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि और भी लोग इस क्लास से जुड़ सकें जिन्हें भी ऐसी क्लास की आवश्यकता है, ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को जो एक एजुकेशनल चैनल है सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ें और उस पर आप अपने डाउट को हमसे शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को मैं क्लेरिफाई करूंगा इसी क्लास में, यहीं आपके सामने ही आपका डाउट जो होगा उसे मैं क्लेरिफाई करूंगा। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। अगली क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण से शुरुआत करेंगे। नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ेंगे, पूरे मेहनत के साथ। ठीक साथियों, तो जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।